हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। नागरिकता के क्वेश्चन प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो यूपीएससी प्री और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आरओ के लिए इम्पोर्टेंट, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला है अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। दूसरा है अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। तीसरा है अधिकार व्यक्ति पर युक्त निर्बंधन है। चौथा है अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। कोड ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी 1 और 4, डी उपयुक्त सभी। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 1 और 4, यानी अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है और अधिकार लोगों के तार्किक दावे जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीजों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर हैं। दूसरा, अधिकार अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। तीसरा, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी 1 और 2। अधिकार हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखकर आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया दी जा सकती है, जिससे कि वे भी बेहतर जीवन जी सकें। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, वृक्षों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना आदि। अगर मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे दूसरों को भी अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों को हस्तक्षेप नहीं चाहते तो मुझे भी दूसरों की पसंद में दखल अंदाजी से बचना होगा। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं तो उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अतः टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कथन और संबंधित व्यक्ति। निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। जॉन रॉल्स। दूसरा, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्णय करें। जे.एस. मिल। न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। देखिए ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 सही है। कौन सा है? केवल पहला सही, यानी निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। किसने कहा था? जॉन रॉल्स।
सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रोल्स द्वारा प्रस्तुत यह कथन न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर दिया गया है। कथन 2 संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। कथन 3 प्रसिद्ध आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं दार्शनिक चिंतक J.S. मिल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कथन ए स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हो। कारण आर चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी गतिविधियों से दूसरों का नुकसान होता है तो नुकसान से बचाएं। अतः ऐसे मामलों में राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? पहला है सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कूट। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी ए केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी यानी तीनों राज्य की परिभाषा के अंदर हैं और जो भी सरकारी निकाय होगा वो राज्य है, चाहे कोई संस्था हो या व्यक्ति। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार व संसद, सभी राज्यों की सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दावली का पर्याप्त विस्तार किया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जा सकता है? पहला है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधि, दूसरा है राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियां, तीसरा है प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। 4 है विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों सही है। देखिए अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में यह न्यायिक समीक्षा का समर्थन करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। ए स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, बी अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, सी प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। इस प्रकार न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को भी न्यायालय में मूल अधिकार के हनन पर चुनौती दी जा सकती है और
अवैध घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। दूसरा, अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है आंसर? है ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तिगत गतिविधियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अमान्य होगी। ये न्यायिक समीक्षा योग्य और स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा को मुहैया कराता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस शक्ति के माध्यम से किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 मूल अधिकार और सूची 2 में अनुच्छेद। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। यानी ABCD का 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। दूसरा, विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधियों के समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अनुच्छेद 14 समानता की 2 अवधारणाओं से संबंधित है, जो विधि के समक्ष समता किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, साधारण विधि यानी ऑर्डिनरी लॉ या साधारण विधि, न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, इस प्रकार यह एक नकारात्मक संदर्भ है। विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार यह एक सकारात्मक संदर्भ है। ओंकार लाल बजाज बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असमानताओं के साथ समान व्यवहार भी असमानता है, जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को शक्ति प्रदान
करता है। अनुच्छेद 14 का अपवाद भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। दूसरा है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। तीसरा है, समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब यह नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। चौथा, समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और जो भी अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी यानी केवल 2। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है, यानी 2 असत्य है। उपर्युक्त में से कथन 1, 3 और 4 सत्य हैं। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है, क्योंकि समाज में सभी कार्य एक ही प्रकार के लोगों द्वारा नहीं किए जा सकते। समाज में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो समाज में अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। दूसरा, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। कथन 1 को हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। मसलन, अगर एक स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? अतः यह ज़्यादा उचित यह होगा कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसार अंक दिए जाएं। कथन 2 भी उदाहरण के साथ समझा सकता हूं। मसलन, किसी दिव्यांग व्यक्ति को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जाए तो इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसके जितने क्वेश्चन लिए थे 11 क्वेश्चन लिए थे वो पूरे हो गए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और ये जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मूल अधिकारों के क्वेश्चन है। संविधान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर मूल अधिकार से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो अनुच्छेद और उसका जो अनुच्छेद का डिस्क्राइब है उससे पूछा जाता है। जो यूपीएससी प्री के लिए और यूपीपीसीएस जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।